गुड इवनिंग। स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन आज के क्लास में होने वाले हैं सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम, यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मानव शरीर के सामान्य तापमान की। तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि सेल्सियस में कितना होता है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो सेल्सियस में कितना होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केल्विन में कितना होता है, तो वो होता है 310 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ फ़ारेनहाइट में दिया है आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बात करें सेल्सियस, तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है। आप तीनों पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, चंद्रा नायडू और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय महिला, तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और उसी की अध्यक्ष रही थी। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप गलत कर दिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिन्होंने, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ठीक है, यहाँ पर भारतीय पूछा गया है तो आप एनी बेसेंट मत कर देना। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर चंद्रा नायडू, एक नाम दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये चंद्रा नायडू है, ये है भारत की पहली महिला कमेंटेटर। ठीक है, जो CK नायडू जी की बेटी है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। क्या पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछ ले भारतीय महिला कौन है, तो वो है सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू। ठीक है, और CK नायडू ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है, वो है क्रिकेट से। सारे पॉइंट्स क्लियर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। बात कर लेते हैं कोशिका की। तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, लेकिन वो मृत कोशिका थी। सबसे पहले कोशिका को देखा किसने था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बात करें जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, दोनों ही नाम याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी वो थी मृत कोशिका, और जो ल्यूवेनहॉक ने देखी थी वो थी जीवित कोशिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, और ढंग से ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तंत्रिका कोशिका। अब बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म। ठीक है,
स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका है। सॉरी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम। अब यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें पूछा गया कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो है स्पर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है ओवम, अंडाणु, ठीक है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बड़ी और लंबी में तंत्रिका कोशिका आएगा और बड़ी में आएगा ओवम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि जो कोशिका का विभाजन है वो सबसे मतलब जल्दी कौन से कोशिकांग में होता है, मतलब कौन से अंग में होता है, तो वो होता है यकृत में। आपने सुना होगा कि यकृत में अगर खराब हो जाता है तो बहुत जल्दी सही भी हो जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे धीरे जो कोशिका का विभाजन होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है मस्तिष्क में। तो अगर एक बार मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हेलमेट पहना करो हमेशा। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक, ठीक है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी वो हो गया अपने स्पर्म, और सबसे बड़ी वो है ओवम, ठीक है। और कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे जल्दी वो होता है यकृत में, और कहाँ पर नहीं होता, वो मस्तिष्क में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है। जो श्वसन तंत्र होता है उसकी इकाई क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो चारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन है ये इकाई होती है, नेफ्रॉन, ये किडनी की इकाई होती है, ठीक है। नेफ्रॉन होता है वो किडनी की इकाई होती है, और किडनी का कार्य क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण करना, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण करना इसका किडनी का काम होता है, और इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन, ठीक है। बात कर लेते हैं कूपिका। ये कूपिका है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। कूपिका बात कर लेते हैं। कूपिका होती है श्वसन तंत्र है, इसकी इकाई होती है कूपिका। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं डेसिबल। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे डेसिबल में मापा जाता है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपके यहाँ पे। जो नेफ्रॉन है वो है किडनी की इकाई, कूपिका है वो है श्वसन तंत्र की इकाई, और जो डेसिबल है उससे ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 कूपिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। हाँ, स्टेपिज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कान में, ठीक है। ये हड्डी कान में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर, और ये कहाँ पर पाई जाती है, जांग में, ठीक है। स्टेपिज कहाँ पर पाई जाती है, कान में, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। और पूछ ले सबसे बड़ी हड्डी, तो वो फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टेपिज। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें पूछा गया है कि वह कौन सा देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। वह कौन सा देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन से बनाते हैं। तो देखिए, चीन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, म्यांमार बनाता है, ठीक है। और कौन कौन से नहीं बनाते, वो है नेपाल है, भूटान है, और अफगानिस्तान है। ये तीनों जल सीमा नहीं बनाते। और जो देश, जिस देश की सीमा समुद्र से या फिर जलीय सीमा नहीं बनाती है, उसे बोला जाता है लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री उसे बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। नेपाल जो है वो स्थल से तो बनाता है लेकिन जल से सीमा नहीं बनाता है, और जो जल से सीमा नहीं बनाते ऐसे देशों को बोला जाता है लैंडलॉक कंट्री, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है,
ठीक है। जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है उसे कर्क रेखा बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो वो है माही नदी, राजस्थान में माही नदी है, ठीक है। ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को, और कर्क रेखा किसे बोला जाता है? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा बोला जाता है। बात कर लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसे भी एक नदी 2 बार काटती है, ठीक है। एक नदी है वो इसे 2 बार काटती है और वो नदी है कांगो नदी, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की, तो उसे मकर रेखा बोला जाता है। और मकर रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपे। लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो देखिए जी, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, ठीक है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, और त्रिपुरा से गुजरती है, और मिजोरम से गुजरती है। तो इसमें मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रोम कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। जो विश्व के प्रमुख और भारत के प्रमुख नगर है उनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो ठीक है, इसमें 4 नदियाँ दी गई है, चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली नदी है इसमें टाइबर नदी, ठीक है। ये टाइबर नदी है, ये रोम में बहती है, मतलब इटली में बहती है, और रोम इसी के किनारे पर बसा हुआ है। इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये तो हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 1, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है, और रोम इटली की राजधानी है। अगली बात कर लेते हैं नील नदी की। तो नील नदी है, उसके किनारे खार्तूम बसा हुआ है। खार्तूम एक शहर है, सूडान देश का एक शहर है खार्तूम, वो नील नदी के किनारे पर है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं पोटामेक नदी के बारे में। तो पोटामेक नदी है, उसके किनारे पर जो शहर बसा हुआ है वो है वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन, और ये अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। बात कर लेते हैं हडसन नदी के बारे में। तो हडसन नदी है, इसके किनारे पर जो शहर है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है, ध्यान रखना न्यूयॉर्क। टाइबर नदी के किनारे रोम, नील नदी के किनारे खार्तूम, पोटामेक नदी के किनारे वाशिंगटन, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क, और एक और है डेन्यूब नदी, ठीक है, उसके किनारे पर बसा है एक शहर बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और कौन सी नदी के किनारे पर है? वो है डेन्यूब नदी के, और इसी डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर बोला जाता है, हरी नदी, ठीक है, ग्रीन रिवर डेन्यूब नदी को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिड रेन होती है, उसमें जो घटक होता है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सल्फ्यूरिक व नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, वो इसके प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है। या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, दोनों का मिश्रण हो जाता है, तो उससे एसिड रेन बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था जी सिक्किम में, माफ़ करना, मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं मणिपुर। मणिपुर में और क्या क्या है? तो मणिपुर में है जी एक नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ, ठीक है, जो तैरता हुआ, भारत का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में। नाम क्या है? काबुल लामजाओ, ठीक है। और क्या है वहाँ पर? तो जो लोकटक झील है वो भी वहीं पर है, ठीक है।
और लोकटक झील हो गया और काबुल लामजा हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्किम। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सिक्किम की राजधानी के बारे में कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, वो है सिक्किम में। ठीक है, और उसे विश्व धरोहर में शामिल है और वो मिश्रित मिश्रित प्रकार की धरोहर में शामिल है सिक्किम में, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है जी, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा और उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की है। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की है, ये यहाँ पर पूछा गया है। 4 वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, चारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। ठीक है, विलियम हार्वे ने क्या किया है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। बात कर लेते हैं रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जी जो मृत कोशिका है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, करता है लैंडस्टीनर के बारे में। तो लैंडस्टीनर है, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगर लैंडस्टीनर के साथ बीनर का नाम जुड़ जाता है, बीनर प्लस लैंडस्टीनर, अगर दोनों के बारे में बोला जाए तो इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, रीसस नामक बंदर में। बात कर लेते हैं फंक की। तो फंक ने विटामिन का नाम दिया था जी। ठीक है, विटामिन का नाम किसने दिया था, फंक ने। तो चारों ऑप्शन क्लियर। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका। ठीक है, लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर हो गया अपने रक्त समूह से। ठीक है, और लैंडस्टीनर और बीनर RH फैक्टर, और बात करें फंक की तो विटामिन। ठीक है, पांचों के पांचों ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था आज का वीडियो, आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना और इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। ठीक है, बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जो नेशनल पार्क और जो भी राज्यों से विशेष होंगे, जनजाति वगैरह, बोली, भाषा, लोक नृत्य, इन सब से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जिससे आपकी सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।